सो गाइस नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं हम। सो एरर इन स्ट्रॉन्ग मोशन रिकॉर्ड्स, ये आप रहने दें। सो ये कोई काफ़ी इस तक चीज़ है। सो ग्राउंड मोशन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो सेवरल अर्थक्वेक पैरामीटर्स आर रिपोर्टेड इन द लिटरेचर फॉर क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइबिंग द various characteristics of ground motion. So these cover characteristics such as amplitude of motion, frequency contact of motion, duration of motion, etc. So सबसे पहले क्या है कि जब आपका एक अर्थक्वेक हिट करेगा, सो जब आपका एक अर्थक्वेक करेगा तो उसका एक स्टार्ट और एंड तक एक जो है वो उसका ड्यूरेशन आ जाएगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कंटेंट है मोशन की, एम्पलीट्यूड है। सो ये बेसिकली आपकी जो ग्राउंड की मोशन की बात कर रहे हैं कि जब आपकी अर्थक्वेक वेव्स ग्राउंड से आप हिट करेंगी, सो ग्राउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी मूवमेंट की, ग्राउंड का एम्पलीट्यूड क्या है और ड्यूरेशन कितनी रहती है मूवमेंट की। बिकॉज जो आपकी ग्राउंड है बेसिकली इसी ने ये वेव्स आगे ट्रांसफ़र करनी होती है। सो ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने सबसे पहले एनालाइज करना होता है। सो लोडिंग effect of earthquake ground motion at a site is generally represented by 3 ground motion parameters with peak ground acceleration, response spectrum, and acceleration time history. सो तीन चीज़ों से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। सो अगर इसकी बात की जाए पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन की, मतलब इसका ये है कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन की टाइम हिस्ट्री है। सो इसमें से जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है इस सारे में से, चाहे वो नेगेटिव में पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमने देखनी है। वो माइनस में भी हो सकती है, अगर -0.35 है और पॉजिटिव में आपकी 0.32 आती है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हुआ 0.35। सो इसी तरह जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन विच इज़ कॉल्ड PGA। तो हम आगे तो नहीं चलेंगे, नहीं। सो ये जो पूरा ग्राफ था या जो पूरी वैल्यूज थी, ये क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्री। सो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। So the combined influence of the amplitude of ground acceleration, their frequency contents and duration of the ground shaking on different structure is represented by means of response spectrum. इसका अफेक्ट क्या आता है किसी भी आपके स्ट्रक्चर पे, सो स्ट्रक्चर आगे से कैसे बिहेव करता है, दैट इज इट्स रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। सो the three ground motion parameters IEP ground acceleration PGA value response spectrum acceleration time history of a site commonly used in the design of structure are known as design basis ground motion parameters. so ये आपके पैरामीटर्स हैं जो आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आप यूज़ करते हैं। फिर आ जाता जी आपका एम्पलीट्यूड पैरामीटर, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है सबसे पहले। सो द अर्थक्वेक टाइम हिस्ट्री कंटेन्स सेवरल इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड मोशन एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर अमंग देम। द PGA is a measure of amplitude of motion and is defined as the largest absolute value of acceleration time history. So the response of very stiff structure, i.e. with high frequency, is related to PGA. Though PGA is not a very good measure of damage potential of ground motion due to its close relation with the response spectrum and usability in scaling of response spectrum, PGA is extensively used in engineering applications.
सो इसका जो क्लोज रिलेशनशिप है विद रेस्पेक्ट टू response spectrum, so and usability in scaling of response spectrum, PGA is extensively, so सबसे PGA आपका जो है वो extensively यूज़ होता है। although जो डैमेज पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड मोशन है वो PGA आपका वेरी गुड मेजर नहीं है इसका। जनरली एट डिस्टेंसेस सेवरल सोर्स डायमेंशंस अवे वर्टिकल PGAs are found to be less than horizontal PGA, though at near source distances it could be equal to higher than the corresponding horizontal PGA. For engineering purposes, vertical PGA is assumed to be 2/3 of the horizontal PGA. मतलब जो vertical peak ground acceleration है, so that is considered almost 2/3 of the horizontal peak ground acceleration. So लास्ट टाइम शायद हमने वेव्स के मतलब पढ़ा भी था। सो जनरली जब आपका अर्थक्वेक कट करता है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है बिल्डिंग की, बट इन सम केसेस क्या होता है या आपका जो अगर आपका स्ट्रक्चर्स जो है या आपकी जो ग्राउंड जहाँ पे आप पैनलाइज करें अगर वो अर्थक्वेक के सोर्स के काफ़ी करीब है तो वहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट भी प्रोड्यूस होती है। सो वर्टिकल जो आपका एक्सेलरेशन है अगर इन दैट केस वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है आपका वो आप इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए आप 2/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल PGA ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका नियर सोर्स आपका ये कुड बी इक्वल और हायर देन भी हो सकता है इससे, बट जो डिज़ाइन के लिए हम लेते हैं वो 2/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल PGA लेते हैं। देन आ जाता है पीक वेलोसिटी। सो पीक वेलोसिटी इज़ द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टाइम हिस्ट्री। It is more sensitive to the intermediate frequency components of motion and characterizes the response to structure that are sensitive to intermediate range of ground motion, e.g. tall building और bridges जो है आपकी। सो उन केस में आपका ये पीक वेलोसिटी यूज़ होता है। पीक डिस्प्लेसमेंट्स रिफ्लेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द ground motion. Accurate estimation of these parameters is difficult as the errors in the signal processing and numerical integration greatly affect the estimation of amplitude, displacement, time history. So frequency content of motion आप चेक कर लें जी। Earthquake ground motion is an amalgamation of harmonic motion with the range of frequency components and amplitudes. So basically क्या होता है कि ये it is similar to simple harmonic motion, बट क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है। बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक जो ग्राउंड आपकी मोशन है उसमें क्या होता है कि उसकी एक रेंज ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज जो अर्थक्वेक जो अप्लाइड फोर्स अप्लाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्थक्वेक एक्सेलरेशन वो क्या है चेंज होते रहते हैं। सो इफ यू कैन सी कि जो इसका अप्लाइड एक्सेलरेशन है वो चेंज होता जा रहा है। सो ग्राफ जो है टू एंड फ्रो का ही है, हार्मोनिक मोशन ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कहीं पे आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अगर आप ग्राफ्स को बगौर देखें तो विद रेस्पेक्ट टू जो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत वेरी कर रहा है, जो पीक एम्पलीट्यूड है वो भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। सो यहाँ पे ये वेव क्या है, एक आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, दूसरी आपकी वेरी शॉर्ट रेंज में कंप्लीट हो रही है, तीसरी वेरी लॉन्ग रेंज में कंप्लीट हो रही है। सो टाइम पीरियड भी क्या है,
पहली ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड हो रहा है, दूसरी ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड हो रहा है, तीसरी ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड क्या है, डिफरेंट है। सो इसका टाइम पीरियड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसकी डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस वेव के लिए पहले साइकिल के लिए पीक एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है, दूसरे साइकिल के लिए पीक एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तीसरे साइकिल के लिए पीक एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। इससे हर साइकिल के लिए पीक एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, डिफरेंट है। सो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो आपके ग्राउंड मोशन के आपके होते हैं, बट इट इज सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो द थ्री ग्राउंड मोशन, आई थिंक ये तो हम पढ़ चुके हैं। सो पीक, यस, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी। सो सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। सो इसमें जो आपके ये करेक्टरिस्टिक है, सेवरल सॉरी कहाँ पे हम थे, पीजीए ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पीक वेलोसिटी, पीक डिस्प्लेसमेंट। सो earthquake ground motion is amalgamation of harmonic motion with a range of frequency components and amplitudes. So several approaches have been proposed in the literature to quantitatively estimate these characteristics. So some of these are discussed. So सबसे पहले क्या है, response spectra है, a plot showing the maximum response induced by ground motion in a single degree of freedom oscillators of different fundamental time periods having same damping is known as response spectrum. ओके जी। सो ये बड़ी कम्प्लेक्स एक सेंटेंस आ गया, तो ज़रा सबसे पहले इसको अ प्लॉट showing the maximum response induced by ground motion in a single degree of freedom. एक ही सिंगल डिग्री मोशन है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, सिंगल डिग्री क्या होता है। सो लेट मी ट्राई। सो this is mass m with a stiffness of k, applied force 1। सो ये या तो इस तरह मूव करेगा, सो या इस तरह मूव करेगा। सो ये इसकी क्या है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि या तो ये इस तरह इधर जाएगा या इस तरह इधर जाएगा। मल्टीपल या डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा जी, जैसे डबल स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, सपोज करते हैं एक स्टोरी ये होगी, फिर आपकी दूसरी स्टोरी आ गई, सो this is m1, this is m2। सो ऑनलाइन क्लास के यार ये थोड़े काफ़ी मसाइल हैं कि यहाँ पे प्रॉपर उस तक सिस्टम नहीं है मेरे पास टाइपिंग का, बट अब इस केस में क्या है, अब इसका रेस्पॉन्स मैं यहाँ पे नीचे ड्रा करता हूँ, सपोज करते हैं ये न्यूट्रल लाइन आ गई, सो या अब इसका जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो
ये मूवमेंट है। लेकिन सेकंड डिग्री ऑफ मूवमेंट में क्या होगा, बिल्डिंग इस तरह से मूव कर रही है या इसके कि आपकी जब टॉप स्टोरी एक साइड पे मूव कर रही है तो बॉटम स्टोरी दूसरी साइड पे मूव। अब ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है जी। ये पहली फर्स्ट डिग्री है, ये इसकी सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस केस में क्या है, जो सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है या आपका कुछ इस तरह का है तो वो सिंगल डिग्री फ्रीडम में आता है। इसी तरह अगर आपके मल्टीपल इस तरह के थ्रेड्स हैं तो ये अब 2 डिग्री फ्रीडम आ गया कि इसमें से एक स्टोरी एक तरफ मूव कर रही है और दूसरी स्टोरी दूसरी तरफ मूव कर रही है, तो अब ये डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है या मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब क्या आ जाता है जी के a plot showing the maximum response induced by the ground motion in a single degree of freedom oscillators of different fundamental time periods having same damping is known as the response spectrum। अब आपको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की समझ आ गई। डिफरेंट फंडामेंटल टाइम पीरियड्स, सो फंडामेंटल टाइम पीरियड्स हमारे जो हैं वो बेसिकली अगर हम उनकी बात करें तो लेट मी सी कि जो बेसिक जो हमारे टाइम पीरियड हैं बिल्डिंग के वो 0.2 टू 2 सेकंड तक वेरी करते हैं। सो नॉर्मली जो हम सेंसर्स यूज़ करते हैं, अगर मैं आगे जाऊं आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई डोंट नो कि ये रिस्पांस स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, सॉरी। या जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपका मेंशन है कि ये फंडामेंटल टाइम पीरियड्स हैं 0.4 सेकंड्स, 0.75 सेकंड, 1.25 सेकंड। सो 3 टाइम पीरियड के 3 सेंसर्स हैं। अब टोटल सेंसर कितने हैं, 6 हैं। जब हम बात करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट फॉर, तो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अंडर इंडियन नेशनल स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एटसेट्रा हैज़ इंस्टॉल्ड मोर देन 300 structural response recorders in different parts of India. The structural response recorders consist of 6 recording instruments in the form of conical pendulums which measure the vector sum of horizontal component of motion on a smoked glass plate. Vector sum of horizontal component of motion, ठीक है जी। तो vector sum जो measure करते हैं। So these seismoscopes are relatively inexpensive instruments and do not require a power source to operate. Their natural periods are adjusted to 0.4 second, 0.75 and 1.25 second, and the damping provided is 5% and 10%. So 3 सेंसर 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के 5% डैम्पिंग के लिए और 3 डिफरेंट सेंसर जो हैं आपके 0.4, 0.75, 1.25 सेकंड के टाइम पीरियड वाले 10% डैम्पिंग के हैं। सो 10% ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग।
तो यहाँ पे एक इसको हम बात करते हैं जी के अब है जी के इसको ज़रा सा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ। व्हाट इज़ डैम्पिंग? सो जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं आपकी क्या है, वेव जो है वो एक तरह से बराबर एम्पलीट्यूड के साथ क्या है चलती जाती है। एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड अगर आप लाइन खींचें तो वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आती है। बट डैम्पिंग के केस में क्या होता है जी, कि जब आपकी वेव डैम्प होना शुरू हो जाती है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है कि वेव जो है वो आपकी रुक जाती है। So, जब आप एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड आप लाइन खींचेंगे तो इंक्लाइन लाइन आएगी यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन स्टॉप कर जाएगी। अब ये डैम्पिंग हो रही है, ठीक है जी। सो अगर 5% डैम्पिंग है तो इसका मतलब क्या है कि 5% एम्पलीट्यूड क्या है, रिड्यूस हो रहा है। हर पीक के बाद क्या है 5% एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। सो सबसे पहले हम क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग क्रिटिकली डैम्प्ड है तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा, आउच, सॉरी मेरा माउस जरा हैंग हो गया। हाँ जी, तो क्रिटिकली अगर डैम्प्ड है तो क्या होगा, फोर्स लगने के बाद पूरी एक ऑसिलेशन करने के बाद ख़त्म, एनर्जी सारी डैम्प्ड हो गई। क्रिटिकली डैम्पिंग वो डैम्पिंग होती है बिल्डिंग की, अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगाई उसने सिंगल ऑसिलेशन कंप्लीट की और वापस स्टैटिक पोजीशन में आ गई। सो ये जो डैम्पिंग है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प। इसी तरह अब क्रिटिकल से अगर कम है डैम्पिंग 5% जैसे कहते हैं हम, तो ज़ाहिर 100% से कम है तो दैट इज़ अंडर डैम्प्ड। तो इसमें क्या ऑसिलेशंस चलती रहती हैं और यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि ये रुक जाती हैं। अगर 100% से ज़्यादा डैम्पिंग है तो क्या होगा, दैट्स इट। अगर 100% से ज़्यादा डैम्पिंग है तो वो एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं करेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, बिल्डिंग स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगी। सो हमारी जो जनरल स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, उसकी जो डैम्पिंग होती है दैट इज़ अराउंड 5%। सब जहाँ पे ज़्यादा आपका वो अर्थक्वेक का मसला होता है वहाँ पे डैम्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, एट द फाउंडेशन लेवल। सो डैम्पर्स क्या करते हैं, बिल्डिंग की डैम्पिंग को इंक्रीज़ करते हैं। सो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप रिड्यूस करते हैं। सो डैम्पर्स क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं
सो जितनी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी स्ट्रक्चर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, इतनी ही रेजिस्टेंस बेटर प्रोवाइड करेगी बिल्डिंग आपकी अर्थक्वेक के अगेंस्ट। सो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्रिटिकली डैम्प्ड अगर कोई स्ट्रक्चर है या पेंडुलम है या कोई भी चीज़ है क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो जब आपने फोर्स लगाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो वो वापस स्टैटिक्स पोजीशन में आ जाएगी। जनरली हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडर डैम्प्ड होता है और वो ऑसिलेट करता है। सो yep, so we are talking about response spectrum. Okay, a plot showing the maximum response induced by ground motion in a single degree of freedom oscillators of different fundamental time periods having same damping is known as response spectrum. So अब जो मैक्सिमम रिस्पांस जो है वो इंड्यूस बाय ग्राउंड मोशन जो आपका नोट करते हैं सिंगुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑसिलेटर्स में और डिफरेंट फंडामेंटल टाइम पीरियड्स के साथ, दैट इज कॉल्ड response spectrum. The maximum response could be spectral acceleration, spectral velocity or spectral displacement. So यहाँ पे हम देखते हैं जी कि the spectral velocity and spectral acceleration are related by SA equal to ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होता है जी, ओमेगा क्या होता है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये कोशिश कीजिएगा कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो टॉपिक है उसको काइंडली, आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है और भी कहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे टोटल इसको रिवाइज करने के। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है वो आपने लाजमी से इसको रिवाइज कर लेना। सो चलें जी, स्ट्रक्चर रिस्पांस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 150 पे नहीं चले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, अच्छा यहाँ पे फिगर में लिखा होगा जी फोटोग्राफ ऑफ SRR, ठीक है जी। सो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्स रिकॉर्डर्स अ टिपिकल रिकॉर्ड फ्रॉम SSR फ्रॉम JN et al 2012, ठीक है। सो ये बेसिकली ये साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, ठीक है जी। सो अब आप देखें, अब यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है 5% क्रिटिकल डैम्पिंग, ये रेस्पॉन्स आ रहा है। 0.4 का अगर कंपैरिजन करें जी 0.4 के साथ 10% के और 5% के आपने कोरस्पॉन्डिंग को आपने कि डैम्पिंग आपने इंक्रीज की है तो आपका जो रिस्पांस है वो कम आया है। इट मीन्स डैम्पिंग की वजह से जो आपका रिस्पांस है वो रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स जो आपका पीक एम्पलीट्यूड, पीक एक्सेलरेशन, पीक वेलोसिटी है वो कम होगी। सो डैम्पिंग इंक्रीज करने से आपका क्या है, फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है। आप राइट टू लेफ्ट अगर मूव करें टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है।
टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो रेस्पॉन्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप डैम्पिंग के साथ कंपेयर करते हैं 0.4 को इस 0.4 के साथ कंपेयर कर लें, या 0.75 को आपस में कंपेयर कर लें, और या 1.25 के साथ अगर आप कंपेयर कर लें, तो आप देख सकते हैं कि डैम्पिंग इंक्रीज होने के साथ रिस्पांस क्या है, रिड्यूस होता है। मतलब बिल्डिंग पे लोड, आप इस तरह से कॉमन सेंस में बात करते हैं तो बिल्डिंग पे जो फोर्स लग रही है वो कम लगेगी, या ग्राउंड मोशन जो है वो फोर्स जो है वो कम जो है रिस्पांस दे रही है, ट्रांसफ़र कर रही है आगे, ठीक है, या सेंसर पे जो लग रही है। इसी तरह टाइम पीरियड जब बढ़ेगा तो रिस्पांस क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंसली बढ़ गया टाइम पीरियड जब बढ़ेगा। अब बिल्डिंग्स की बात करते हैं। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जितनी आपकी ऊंची बिल्डिंग होगी इतना उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतना उसका रिस्पांस क्या है, ज़्यादा होगा। इट मीन उसमें डैमेजेस के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो उस चीज़ को अगर आपने रोकना है आप क्या करेंगे, या तो आप टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, या आप डैम्पिंग इंक्रीज करेंगे। अगर आप डैम्पर्स इंस्टॉल कर देते हैं तो डैम्पिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी, उसका रिस्पांस क्या है, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड आप कैसे कम कर सकते हैं, ओके। टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम ओवर के। मैथ को कम कर दें, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़े ना गौर से, टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम ओवर के, या तो बिल्डिंग का मैथ कम कर दें, या के को बढ़ा दें, स्टिफनेस को, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर दें, शेयर वॉल दे दें। इसी तरह सो ये टेक्निक्स अगर आप इस पार्ट को अगर आप क्लियरली समझ लें, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, अगर आप इस चीज़ की थ्योरी को समझ लें तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अर्थक्वेक की सारी फिलॉसफी क्या है। सो बिल्डिंग का डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितना टाइम पीरियड कम होगा, इतनी बिल्डिंग क्या होगी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगी। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जितनी डैम्पिंग कम होगी, जितना पुअरली डिज़ाइंड होगी, उतनी अर्थक्वेक के अगेंस्ट वो प्रोन होगी डिज़ास्टर के। सो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। सो ये आपका रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम प्लॉट्स हैं। बाकी जो है आपको अगर इसकी जो इनबिल्ट थ्योरी अगर आपको थोड़ी सी नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं है, बट आपने ये एक दफ़ा ये रीड लाजमी करना है, और दूसरा ये आपने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपने लाजमी रिवाइज करना है जी, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी जब क्लासेस आ जाएंगी तो फिर उसमें हम ये डायनामिक एनालिसिस को बड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो उस केस में आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी अगर आप लोग ये नहीं करेंगे। सो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आ गया जी, तो उसके बाद आ जाता है आपका
उसके बाद अर्थक्वेक साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। सो ये मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। सो क्लास अभी हमारी चल रही है। सो रिकॉर्डिंग के पार्ट 3 में हमारी क्लास एंड होगी जी।